साइकिल उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कार्नोट साइकिल के वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया था। ये रहा आपका कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में आपके दो तरह के प्रोसेस चल रहे थे। दो प्रोसेस कौन से थे? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। दो आइसोथर्मल प्रोसेस थे और दो आपके एडियाबैटिक प्रोसेस थे। आइसोथर्मल फर्स्ट वाला प्रोसेस जो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन और उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद ये हमारे उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है सिस्टम जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये सब एक्सप्लेन मैं आपको कर चुकी हूँ। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने चारों वर्क डन कैलकुलेट करके इन सभी के लिए W1, W2, W3, W4 कैलकुलेट करके ओवरऑल वर्क डन तक कैलकुलेट कर लिया था और उस वर्क डन का रिजल्ट आपका क्या आया था? कंप्लीट W का W इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 ln V2 बाय V1। ये वैल्यू हमारी आई थी वर्क डन की। अब ये वर्क डन जो है V2 और V1 वॉल्यूम की फॉर्म में भी आ सकता है और V3 और V4 की फॉर्म में भी आ सकता है। हम इस रिलेशन को अभी ये लेके चल रहे हैं। अभी आप ये देखिए। अब इसके बाद आपको क्या करना था? आपका मेन मोटिव क्या था कार्नोट साइकिल का? कार्नोट साइकिल का मेन मोटिव था कि वो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अपने सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कितना वर्क कैलकुलेट कर पाता है, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी। किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी, वो कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ स्टडी करने के लिए चले थे हमारे स्टडी कार्नोट। तो यहाँ तक हमने वर्क तक की उसकी वैल्यू को देख लिया था। अब हमें बात करनी है इसकी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी सिस्टम की? अगर हम किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, तो वो उतना एफिशिएंटली उस काम को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ उसकी एफिशिएंसी बताती है। कि एफिशिएंसी देखिए आपकी मीटर से रिप्रेजेंट की जाती है। एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना उस सिस्टम ने कंप्लीट काम किया है डिवाइडेड बाय जितनी उसने हीट अब्सॉर्ब की है। कंप्लीट वर्क जो सिस्टम कर रहा है डिवाइडेड बाय उसने जितनी हीट अब्सॉर्ब की है। यहाँ देखो हम रिलेशन उसी चीज में कर रहे हैं ना कि सिस्टम ने कितना काम किया और कितनी हीट प्रोवाइड करने के बाद सिस्टम ने काम किया। तो हीट अब्सॉर्ब जब आपने कल ये क्लास में किया था तो उस टाइम पे हमने कहा था कि भाई ये सिस्टम यहाँ पर Q2 हीट सबसे पहले स्टेप में सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड की थी, तो वो हमने Q2 हीट प्रोवाइड की थी। उसके बाद ये इंसुलेटेड बेस पे जाता है एडियाबैटिक की कंडीशन में। यहाँ फिर आने के बाद आइसोथर्मल के केस में क्या कर रहा था? आइसोथर्मल के केस में ये सिंक पर आ रहा था, वहाँ से हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से इवॉल्व आउट कर ली थी। फिर उसके बाद फिर से हमने इंसुलेटेड बेस प्रोवाइड किया था और ये सिस्टम हमारा ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पर पहुँच जाता है। तो यहाँ हीट अब्सॉर्ब जो हुई थी वो हमने कितनी ली थी? Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कराई थी सिस्टम को। और जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो हमने अब्सॉर्ब कराई थी, आपको याद हो, फर्स्ट वाले वर्क डन के इक्वल आया था। जो आपका फर्स्ट वर्क डन है उसके इक्वल आया था। तो हमारा कंप्लीट वर्क डन की वैल्यू ये रही। W1 की वैल्यू क्या थी आपकी? W1 माइनस W1 जो कि आपका Q2 के इक्वल भी था, उसका रिजल्ट आपको याद है। तो वो क्या था? RT2 ln V2 बाय V1। हमारे पास Q2 की वैल्यू भी है, दैट मीन्स जितनी सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की वो कितनी है वो भी हमारे पास है। कंप्लीट वर्क डन की वैल्यू भी अगर हमारे पास है तो यहाँ पर नीटा वाली वैल्यू में हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो कंप्लीट एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो नीटा इज इक्वल टू W क्या है? R T2 माइनस T1 ln V2 बाय V1 डिवाइडेड बाय R T2 ln V2 बाय V1। ये आ गया। R से R कैंसिल हो जाएगा, ln V2 से ln V2 बाय V1 ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। आपके पास रिजल्ट क्या बचा? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? T2 माइनस T1 बाय T2। देखो इसमें जस्ट रिजल्ट में हमारे पास टेम्परेचर वाली टर्म्स आई हैं। टेम्परेचर वाले टर्म्स में भी टेम्परेचर कौन कौन सा है? ये हमारा जब सिस्टम यहाँ पर भी हमने सिस्टम को आइसोथर्मल करा था, यहाँ पर भी हमने सिस्टम को आइसोथर्मल किया था। T2 टेम्परेचर हमारा ग्रेटर था T1 से। ये कंडीशन हमने लगाई थी ना वहाँ पर, क्योंकि सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा था तो यहाँ पर हमारा
एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंशन करने में उसने अपने टेम्परेचर को लूज कर दिया था और टेम्परेचर लूज करने के बाद ये T1 टेम्परेचर पर अगर आ गया था तो T1 टेम्परेचर मेरा T2 से कम रह गया था, तो T2 टेम्परेचर मेरा ग्रेटर है एज कंपेयर टू T1। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना, क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी की वैल्यू आ चुकी है सॉल्व होके, ईटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय T2। तो कार्नोट साइकिल से जो हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की किसी भी सिस्टम की, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट आई है। वो हमारे जो हमने सिस्टम लिया है उसके नेचर पर, उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती, उसके प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टेम्परेचर्स पर डिपेंड कर रही है, वो भी दोनों टेम्परेचर्स पर डिपेंड कर रही है। जो हमारा सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट पे था वो मतलब ये एक्सपेंशन वाला प्रोसेस होने के बाद जो फिर टेम्परेचर बचता है, जो टेम्परेचर रिलीज हो जाता है, जो टेम्परेचर सिंक पर जाने के बाद है, उन दोनों ही टेम्परेचर्स पर हमारी नीटा की वैल्यू डिपेंड करती है, जो कि हमारी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके देगी। अगर ये एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके देती है और नेचर पर अगर सिस्टम के डिपेंड नहीं करती है एफिशिएंसी, तो यहाँ से हम क्या बात बोल सकते हैं कि अगर हमने कोई भी दो सिस्टम लिए, कोई भी दो सिस्टम, उन दोनों सिस्टम को टेम्परेचर सेम प्रोवाइड कर दिया। सेम टेम्परेचर का मतलब क्या है, देखो T1 और T2, हमें एक सिस्टम का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कोई दो टेम्परेचर देने पड़ रहे हैं। कोई दो टेम्परेचर कौन कौन से, एक हमारा ये वाला टेम्परेचर, एक हमारा ये वाला टेम्परेचर, तभी तो साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, दोनों टेम्परेचर को यूज करके। तो अगर मैंने किसी सिस्टम को दो टेम्परेचर प्रोवाइड करे, मैंने कोई दूसरा सिस्टम लिया, उस सिस्टम को भी यही सेम दोनों टेम्परेचर अगर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये दोनों टेम्परेचर अगर दोनों सिस्टम्स के सेम है तो मेरी एफिशिएंसी सेम आएगी। किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन को, रिवर्सिबल हीट इंजन, किन्हीं भी दो रिवर्सिबल हीट इंजन्स को अगर हम सेम टेम्परेचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी सेम आएगी। एक साथ में कार्नोट ने एक बात और बोली, क्या कहा उसने कि किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन को अगर कोई टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है, तो वो टेम्परेचर यहाँ से अगर हम उसकी फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो वो उस सिस्टम का मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करके देगा कि इससे ज़्यादा सिस्टम काम कर ही नहीं सकता, उससे कम करा सकते हो बट उससे ज़्यादा सिस्टम से काम नहीं करा सकते। तो ये हमारी कार्नोट थ्योरम भी बोली जाती है। कार्नोट थ्योरम जो है हमारी, वो ये क्या डिफाइन करती है कार्नोट थ्योरम कि किसी भी सिस्टम की, रिवर्सिबल हीट इंजन की अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो जस्ट हमें दो टेम्परेचर पता होने चाहिए, मतलब दोनों टेम्परेचर जिन पे वो काम कर रहा है जस्ट हमें वो पता होने चाहिए। और साथ ही साथ हमें क्या पता होना, दूसरा चीज उसने क्या बोली कि अगर हम किन्हीं दो सिस्टम्स को ले लें, उन दोनों सिस्टम में सेम टेम्परेचर अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो उनकी एफिशिएंसी सेम आएगी। थर्ड बात उसने क्या बोली है कि किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन को आपने कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है तो उस टेम्परेचर से के बेसिस पे अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हो तो उससे वो सबसे मैक्सिमम वर्क डन होगा, इससे ज़्यादा सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो ये हमारी रही कार्नोट थ्योरम। अब कार्नोट थ्योरम ने कार्नोट ने ही सारा खेल दो टेम्परेचर्स का ही बताया है कि भाई दो टेम्परेचर्स हमें पता हो तो हम सिस्टम की एफिशिएंसी, उसका वर्क डन कंप्लीटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप बात करो तो नेट हीट अब्सॉर्ब, सिस्टम ने नेट हीट अब्सॉर्ब जितनी करी वो मेरी इक्वल होती है नेट वर्क डन के। लास्ट क्लास हमने इसी कंसेप्ट से स्टार्ट की थी। क्या कहा था कि भाई अगर हमारा कोई भी सिस्टम है, अगर वो आइसोथर्मली काम कर रहा है तो उसमें आइसोथर्मली और साइक्लिक प्रोसेस अगर वो कर रहा है तो साइक्लिक प्रोसेस होने के बाद डेल्टा यू उसमें क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। और डेल्टा यू अगर जीरो है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू जीरो होने के बाद क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नेट हीट अब्सॉर्ब इक्वल होगी मेरी नेट वर्क डन के। अगर ये डब्ल्यू है तो अगर मैं नेट हीट अब्सॉर्ब कैलकुलेट करूंगी तो नेट हीट अब्सॉर्ब किसके इक्वल आएगी, Q2 सिस्टम को दी गई, उसमें से उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकाल दी सिंक के टाइम पे। तो यहाँ पर उसने कुछ अमाउंट हीट निकाला था तो यहाँ से Q1 हमने सब्ट्रैक्ट कर
दिया जो हीट वहां से रिलीज हुई थी, तो हमारी नेट हीट अब्जॉर्ब कितना ओवरऑल उसने अब्जॉर्ब किया है वो चीज हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू W। और अभी आपने कहा था एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का मेथड होता है नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब। तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी की एक रिलेशन और लिख सकती हूँ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, क्योंकि ये हमारा इक्वल है वर्क डन के डिवाइडेड बाय Q2। तो हमारी एफिशिएंसी की दो रिलेशंस आ चुकी हैं, एक ये वाली एक ये वाली। फर्स्ट में हमने क्या कहा है कि हम सिर्फ अगर हमें दोनों टेम्परेचर्स पता हो तो हम वहाँ से उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेकंड रिलेशन हमारी क्या कहती है, सेकंड रिलेशन के अकॉर्डिंग ये है कि भाई अगर हमारे पास दोनों हीट अब्जॉर्ब और हीट रिलीज दोनों अगर हमें पता चल जाए सिस्टम की तो भी हम उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम सिस्टम को जितनी हीट दे रहे हैं, ओवरऑल सिस्टम को जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस में जो हमने हीट प्रोवाइड की थी वो और दो मतलब ये जो हीट हमने यहाँ से रिलीज करी वो, अगर किन्हीं दो सिस्टम की ये हीट्स भी अगर इक्वल हो जाती हैं तब भी मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर टेम्परेचर के लिए हमने बोली थी। तो अब आपके पास एफिशिएंसी की रिलेशंस क्या क्या आ चुकी हैं। देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय T2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाय Q2। तो ये दोनों ही मेथड से हम किसी सिस्टम की साइक्लिक प्रोसेस की किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकती है एफिशिएंसी और हीट डिपेंडेंट भी हो सकती है, हीट के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं और टेम्परेचर के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से जनरलाइजेशंस देखें तो जनरलाइजेशंस में आपकी फर्स्ट जनरलाइजेशन क्या बनती है, फर्स्ट इज अगर आपका T2 इक्वल हो जाए T1 के, T2 इक्वल हो जाए T1 के, दैट मीन्स T2 माइनस T1। क्या इसका मतलब क्या हुआ, जो जो टेम्परेचर हमारा एक्सपेंशन के टाइम पे है वही टेम्परेचर हमारा कंप्रेशन के टाइम पर भी हो जाए किसी तरह से, तो उस टाइम पे T2 माइनस T1 अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो नीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या आ गई, 0। दैट मीन्स सिस्टम ने कोई काम नहीं किया। आप सिस्टम को जितनी मर्जी हीट प्रोवाइड करते रहो, सिस्टम कोई भी वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ आप एक जगह से और एक्सप्लेन कर सकते हो इस रिलेशन से, V2 बाय V1 था, इस रिलेशन से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, W इज इक्वल टू R T2 ln V1 बाय V2 बाय V1, V2 बाय V1 माइनस R T1 ln V2 बाय V1, ये रिलेशन है हमारी। तो इसमें जैसे ही ये वाला टर्म, ये एक अलग वर्क डन है, ये एक अलग वर्क डन है, ये हमारा एक्सपेंशन वाला वर्क है और ये हमारा कंप्रेशन वाला वर्क है। तो इसका मतलब अगर मेरे एक्सपेंशन वाले वर्क के टाइम पे या एक्सपेंशन वाले प्रोसेस के टाइम पे टेम्परेचर और मेरे कंप्रेशन वाले टाइम पे टेम्परेचर अगर दोनों सेम हो जाएं तो उस टाइम पे ये वाला वर्क और ये वाला वर्क बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही तो वेरिएंस पॉइंट है ना यहाँ पर। यहाँ तो ln V2 बाई V1, ये भी हमारा ln V2 बाई V1, हमने कुछ चेंजेस करके एडियाबैटिक वाला कंसेप्ट लगा के हमने ये भी V2 बाई V1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये दोनों वर्क अगर हमारे इक्वल हो जाएंगे तो इस ये वाला वर्क हमारा कैंसिल कर देगा इसके इफेक्ट को, तो यहाँ से वर्क डन हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर वर्क 0 हो गया दैट मीन्स सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारी एक इसकी फर्स्ट जनरलाइजेशन रही। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड जनरलाइजेशन इसकी एक ये भी हो सकती है कि अगर मेरा T1 0 के इक्वल हो जाए, T1 कौन सा टेम्परेचर था, जो मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन के टाइम पे था, जो मेरा सिस्टम पहले एक्सपेंशन के टाइम पे जो हमने स्टार्टिंग में टेम्परेचर लिया था, एक्सपेंशन के बाद जो डिक्रीज इन टेम्परेचर आया था वही तो था हमारा T1। तो अगर मेरा किसी तरह से T1 0 हो जाए तो उस टाइम पे यहाँ इस रिलेशन में जब हम पुट करेंगे तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 बाई T2, दैट मीन्स 1। ईटा की वैल्यू आ गई मेरी 1। तो इसका मतलब सिस्टम की एफिशिएंसी 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जिस सिस्टम को जितनी हीट
हीट प्रोवाइड की, सिस्टम ने उतनी ही हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि हमारा T1 जो है वो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा एब्सोल्यूट जीरो पर टेम्परेचर को लेके आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा T1 कभी जीरो होगा नहीं। और अगर T1 जीरो नहीं होगा दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, और अगर कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा तो T2 माइनस T1 एक छोटी टर्म बन जाएगी हमारी एज कम्पेयर टू T2। तो इसमें यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। ईटा की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 आएगी, और इसका मतलब सिस्टम कभी भी कंप्लीटली जितनी भी हीट उसने अब्जॉर्ब की है उतने वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसमें कुछ ना कुछ वेरिएंस जरूर आएगा। तो यहाँ से आपकी कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम, ये सब चीज़ें कंप्लीट हुई। अब इसी के बेसिस पे हमारी कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आएंगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो पूरा कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है। जो उसकी रिलेशंस निकलेंगी, जो उसकी स्टेटमेंट्स निकलेंगी, वो सारा का सारा कार्नोट साइकिल, कार्नोट थ्योरम पर ही बेस्ड है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।